आज मिल रहे नए लेक्चर के साथ। एंड आई होप आपने कल का लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, पढ़ लिया होगा। आज की क्लास में मैं आपको डिफरेंट टर्म्स के बारे में बताने वाली हूँ, जैसे कि एलील्स क्या होंगे, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, क्रॉस, प्यूनेट सीक्वेंस, क्रॉसेस हैं क्या, फर्स्ट इनहेरिटेंस में क्या लिया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। कल के लेक्चर में जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे, आई होप आपने अच्छे से देख लिया होगा। 7 कैरेक्टर्स थे। कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? हमने कैरेक्टर कौन सा पढ़ा? सबसे पहले फ्लावर की शेप, फ्लावर की पोजीशन, पॉड का कलर, पॉड की शेप, फ्लावर सीड का कलर, सीड की शेप, एक और कौन सा बचता है? स्टेम की हाइट। 7 कैरेक्टर्स ही बचते हैं हमारे पास, ठीक है। ये 7 कैरेक्टर्स हमने पढ़ लेने हैं। मेंडल का नाम क्या था? ग्रीगर मेंडल, कंप्लीट नेम। कब से कब तक उसने काम किया था? 1856 टू 1863, मतलब 7 ईयर्स तक उसने काम किया था। 14 कैरेक्टर्स पे, मतलब 7 पेयर्स पे, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। आप अगर अपनी एनसीईआरटी खोल के देखते हैं या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें कुछ टर्म्स दी होती हैं स्टार्टिंग में ही, उनके बारे में मैं बताने वाली हूँ। जैसे अगर नहीं देखी हुई तो यहाँ पे देख लो ध्यान से। जो टर्म्स आगे आगे यूज होने वाली है, मैं बेसिकली पहले तो वही टर्म्स ही बता रही हूँ। बाकी अगर ऐसा होता है कि बुक में आपको दी हुई है और नहीं बताई है, ऐसा नहीं होगा। वो सारी टर्म्स जैसे मैं अभी एक साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो मेनली जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होती हैं वो वाली टर्म्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आगे आगे जैसे जैसे आती जाएंगे और मुझे लगेगा कि मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो डेफिनेटली मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपकी बुक में दिया हुआ है और मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। आपको पता है जीन क्या होते हैं? हमारी बॉडी में जीन्स प्रेजेंट हैं, वही जीन्स ही तो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, है ना। एलील्स क्या होती हैं? वही डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जीन की, ठीक है। वो क्या होती हैं? फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट जीन्स की, जो कि कोड करती हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के लिए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। मैं क्या बोलूँगी? These are the different forms of genes. Different forms of genes that codes for the contrasting traits. ऑब्वियस सी बात है ना, जो भी जीन्स होती हैं वो कोई ना कोई कैरेक्टर के लिए कोड तो कर ही रही होती है। ट्रेट क्या होती हैं? ट्रेट्स मतलब काइंड ऑफ कैरेक्टर्स की बात हो रही है। जो भी जीन्स हमारी बॉडी में होते हैं, कोई ना कोई कैरेक्टर शो कर रही होती हैं। एलील क्या होती हैं? उसी पर्टिकुलर जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। उसी पर्टिकुलर जीन की अगर डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? वो क्या है? एलील्स हैं। क्या होते हैं? एलील्स होते हैं। अगर वही सारे एलील्स जो हुए वो सभी आइडेंटिकल हुए, ठीक है, अगर वो सभी क्या हुए? आइडेंटिकल, तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। यहाँ क्या लिखूंगी? इफ एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स आर आइडेंटिकल, अगर वो पेयर जो हुआ वो आइडेंटिकल हुआ, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस बोलेंगे। मैं इसका एग्जांपल शो कर देती हूँ कि किस तरीके से बात करें। जैसे मान लो दिस वन है कैपिटल टी, या मान लो दिस वन स्मॉल टी। हमें पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर टॉल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर ड्वार्फ बोलते हैं। प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ के नाम से इसको हम बोलते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दिस इज प्योर टॉल एंड दिस इज प्योर ड्वार्फ। अगर दोनों जीन्स आइडेंटिकल हैं, ठीक है, दोनों फॉर्म्स हो गई ना जीन की, जीन तो एक ही है, जीन तो यही हुआ कि भाई कैपिटल टी को टॉल बोलते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म्स आ गई साथ में। अगर वो दोनों की दोनों सेम होंगी तो उसको हम होमोजाइगस बोलेंगे। अगर ये ऐसा होता हेट्रोजाइगस समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या लिखने वाली हूँ। मैं यहाँ क्या लिखूंगी? ऑब्वियस सी बात है, मैं लिखूंगी इफ एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स आर नॉन आइडेंटिकल, ठीक है। इफ एलेलिक पेयर
कहीं टी ही, और कैरेक्टर भी किसका है, हाइट का है। दो अलग अलग कैरेक्टर्स आ गए, टॉल भी आ रहा है इसमें, ड्वार्फ भी आ रहा है, जिसकी वजह से इसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइब्रिड नाम से जानते हैं। इसको हाइब्रिड बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, 10th में पढ़ा था, दिस इज प्योर टॉल, दिस इज प्योर ड्वार्फ, दिस इज हाइब्रिड, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट है, एक कैरेक्टर रिसेसिव है। डोमिनेंट कैरेक्टर वो होता है जिसके लिए जीन कैपिटल वर्ड में जिसको एक्सप्रेस करता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, जो अपने आप से वो मतलब उसके जीन से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। हमने नोटिस किया होगा जब भी ऐसा हो जाता है, ये तो हमने इसको हाइब्रिड बोल दिया, इसको हाइब्रिड बोलना दैट मीन्स दिस इज जीनोटाइप। अगर मैं बोल रही हूँ इसको कि ये क्या है, टॉल है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज फिनोटाइप। अब इसमें क्या फर्क होता है, देखो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आपको समझ में आ रही है? मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? जैसे देखो 10th क्लास में इतना पढ़ा था ना कि जब ये क्रॉस बनाते हैं, टी 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 टी, ये क्या बन रहा है, ये इस तरीके से बन रहा है, यही बन रहा है। दो रेशो निकलती है इसकी, एक निकलती है जीनोटिपिक रेशो और एक निकलती है फिनोटिपिक रेशो। निकलती है जीनोटिपिक रेशो में हम क्या काउंट करते हैं कि दिस इज 1:2:1, एंड फिनोटिपिक में क्या काउंट करते हैं, दिस इज 3:1। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप? जीनोटाइप वो होते हैं जो अपने आप में क्या कर रहे होते हैं, जीन्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। एलेलिक अरेंजमेंट जो होता है वो जीन्स में होता है, मतलब हम प्योरिटी ऑफ जीन्स को देख रहे हैं। प्योरिटी ऑफ जीन्स इज 1 is फॉर प्योर टॉल, 1 is फॉर प्योर ड्वार्फ। These two are known as hybrid, क्योंकि इसमें एक जीन टॉल का है, एक जीन ड्वार्फ का है, तो इसमें एलेलिक अरेंजमेंट जो है वो जीन्स का है, हम प्योरिटी ऑफ जीन्स को देख रहे हैं। लेकिन हम फिनोटिपिक रेशो में हमने ये बोल दिया कि भाई साहब ये तो है जो सिर्फ और सिर्फ, मतलब देखो यहाँ पे तो क्या होता है कि ये प्योर टॉल होता है, ये हाइब्रिड होता है, ये प्योर ड्वार्फ होता है, क्योंकि हम जीनोटिपिक रेशो में प्योरिटी ऑफ जीन्स को नोटिस करते हैं। फिनोटिपिक रेशो में हम प्योरिटी ऑफ जीन्स को कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम सीधी सीधी बात करेंगे, दिस इज टॉल रेशो ड्वार्फ। किसको नोटिस करेंगे, टॉल रेशो ड्वार्फ को नोटिस करेंगे। आपको नज़र नहीं आ रहा है, मैंने जो नीचे लिखा है देख लीजिए, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि टॉल रेशो ड्वार्फ। मैं नेक्स्ट टाइम इसके नीचे नहीं लिखूंगी, बट एक बार मैं शो कर देती हूँ, ठीक है। मैंने जस्ट होल्ड करके रखा है इसको, ये टॉल रेशो ड्वार्फ हो गया। अब इसमें ड्वार्फ तो इसको बोला, टॉल इन तीनों को बोला, इन तीनों को टॉल क्यों बोला, ये तो जब हाइब्रिड है तो इसको टॉल बोला ही क्यों है। अगर वहाँ पे ये तीन टर्म्स तो समझ आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, ये प्योर टॉल है, ये क्या होता है, प्योर ड्वार्फ होता है, ये क्या होता है, हाइब्रिड होता है, ठीक है। ये तो हो गया जीनोटाइप के अकॉर्डिंग कि अगर हम प्योरिटी ऑफ जीन्स को देख रहे हैं। अगर मैं फिनोटाइप करूं तो वहां पे क्या होता है, टर्म कोई डिस्क्रिप्टिव टर्म उनको एक्सप्रेस कर देती है कि अच्छा उनको डिस्क्रिमिनेट कर देगी, ठीक है। मतलब कोई भी एक टर्म होगी, कोई भी एक टर्म लगा लो, वो इसको डिफाइन कर देगी कि अच्छा उस ट्रेट की मॉर्फोलॉजी क्या है, ये ट्रेट्स ही हैं, दीज आर ट्रेट्स, मतलब दीज आर कैरेक्टर्स। कोई भी एक टर्म आके उसको वहाँ पे मॉर्फोलॉजी उसकी डिस्क्राइब कर देगी। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि टॉल कौन है और ड्वार्फ कौन है। ड्वार्फ लिया इसको और इसको, इसको और इसको क्या लिया, टॉल में कंसीडर किया, इसको टॉल में कंसीडर किया। चलो यहाँ पे यही किया था, मान लिया, लेकिन यहाँ पे ड्वार्फ था, इसको यहाँ पे भी टॉल में ही कंसीडर किया है, क्योंकि इसका रेशो क्या है, 3:1 है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल टी है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर है,
अगर तो हमने उसका जीनोटाइप देखना है तो वहाँ पे हम उसको हाइब्रिड बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर देखो, मान लो मैंने बोला कि दिस इज रेड कलर, दिस इज वाइट कलर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है दिस वन, मैं इसको बोल दूंगी कि ये पिंक है। अगर मैं जीनोटाइप के अकॉर्डिंग देखूंगी तो मैं इसको क्या बोल दूंगी कि दिस इज पिंक है। या फिर मैं इसको फिनोटाइप के अकॉर्डिंग ये भी बोल सकती हूँ कि दिस इज रेड, क्योंकि जब भी वहाँ पे कैपिटल और स्मॉल आ रहा है तो या तो वो हाइब्रिड में कंसीडर किया जाएगा और या फिर उसके सिर्फ और सिर्फ कैपिटल वर्ड को कंसीडर करके उस कैपिटल का जो भी कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर, उसी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि डोमिनेंट काइंड ऑफ यूज होता है हावी पड़ता है रिसेसिव पे। डोमिनेंट अगर आ जाता है तो रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर पाता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, हावी पड़ता है वो अपने ऊपर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ऐसा सा लगा लो जैसे घर में जिसकी ज़्यादा चलती है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। बाकी के जो लोग होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। जैसे हमारे घर में जिसकी भी चल रही है वो क्या है, वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, वो अपनी ही मनवाता है, हमें सबको इसकी माननी पड़ती है। फिर चाहे वो हमारे घर में फादर है, ग्रैंड फादर है, कोई भी है, किसी के घर में फादर डोमिनेटिंग है, किसी के घर में मदर डोमिनेटिंग है, वट जो भी डोमिनेटिंग है, मतलब जिसकी ज़्यादा चलती है, बाकी सब क्या है उसकी बात को मान रहे हैं। मेन कैरेक्टर किसका माना जाता है, डोमिनेटिंग का। बस यहाँ पे मैं उस चीज़ को थोड़ा सा उससे साइड कर दूँ उस बात को। डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करता है। अगर डोमिनेंट के साथ रिसेसिव आ जाता है तो डोमिनेंट को ही एक्सप्रेस किया जाता है, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसीलिए है। यहाँ हम जीनोटिपिक में, जीन्स में, यहाँ से नोटिस में ले लेना ना कि जीनोटिपिक मतलब हमने यहाँ पे प्योरिटी ऑफ जीन्स को देखना है, फिनोटिपिक में कुछ नहीं देखना। तो फिर सीधी सी बात है उसका उल्टा होगा। जीनोटिपिक में प्योरिटी ऑफ जीन्स मतलब प्योर टोल, हाइब्रिड, क्योंकि अगर इसको प्योरिटी में नहीं देखती तो इसको भी तो टोल में ही कंसीडर करती, ठीक है। प्योरिटी में अगर इसको देखती फिर तो मैं ये भी देखती कि भाई ये ड्वार्फ है, ये टोल है, तो इसको टोल कैसे कह सकते हैं, इसको मैं हाइब्रिड कहूँगी, दिस इज नॉट टोल। अगर मैं इसको प्योरिटी में देखती हूँ, क्योंकि प्योरिटी में देखने पे तो मैं यही देखूंगी ना, एक टोल है एक ड्वार्फ है, फिर इसको टोल कैसे कह सकते हैं, इसको तो हाइब्रिड ही बोलेंगे। बट अगर हम वहाँ पे प्योरिटी को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि अच्छा ओवरऑल कैरेक्टर बता दो क्या है, तो ओवरऑल कैरेक्टर में हम डोमिनेंट को ही मेन मानते हैं। जो डोमिनेंट है सिर्फ वही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। क्लियर है? चलिए, इतनी बात मैंने जीनोटिपिक और जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में आपको जो ये थोड़ा सा बताया है। अब मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे शो कर देती हूँ। एलीज पता चल गया क्या होता है, होमोजाइगस पता चल गया क्या होता है, हेट्रोजाइगस पता चल गया क्या होता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को या कुछ बच्चों को मैं ये बोल दूँ कि जीनोटाइप और फिनोटाइप पहले से पता होगा, कुछ को अब क्लियर हो गया होगा, और नहीं भी हुआ मैं अभी इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, वहाँ पे सही से हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। हाँ जी, देखो यहाँ पे मैं कर देती हूँ जीनोटाइप। जीनोटाइप में क्या बोलेंगे हम, जो भी एलेलिक अरेंजमेंट होगा, एलेलिक अरेंजमेंट इन अ जीन, जो भी जीन के अंदर एलेलिक अरेंजमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका जीनोटाइप बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल, एलेलिक अरेंजमेंट यहाँ पे ये है, दिस इज प्योर टोल। एलेलिक अरेंजमेंट ये हुआ, इसको एलील्स ही बोल रहे थे, डिफरेंट फॉर्म्स। अगर ये है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। एलेलिक अरेंजमेंट को देखना है, अरेंजमेंट ये है तो इसको क्या बोलेंगे, ड्वार्फ बोलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से क्या आ जाता है हमारे पास, फिनोटाइप आ जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिनोटाइप, अगर किसी बच्चे को जीनोटाइप या फिनोटाइप में फिर भी कोई कंफ्यूजन बच जाती है और नहीं क्लियर हो रही है किसी से पूछने पे भी, लेक्चर को 1 या 2 बार रिपीट में भी देखने पे, तो आप मुझसे डाउट्स ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के इस चैप्टर में डाउट्स निकलेंगे ही निकलेंगे, मतलब डैम श्योर टाइप वाली बात है कि निकलेंगे ही निकलेंगे डाउट्स। जो भी डाउट जब भी हो, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे उस क्वेश्चन का अपना डाउट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फिनोटाइप। कोई भी एक टर्म उसको डिफाइन करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज्ड टू defining the
morphology of trait, morphology of the trait। ठीक है, कौन सी टर्म यूज होती है इसको डिस्क्राइब करने के लिए? या तो होगी टॉल और या फिर क्या होगी ड्वार्फ। ये बहुत इजी एग्जांपल रहता है, इसीलिए बस टॉल और ड्वार्फ और टी इन सबको उठा लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टर्म आ जाएगी कि अच्छा इसको टॉल बोलते हैं, इसको ड्वार्फ बोलते हैं। हमें लेना देना ही नहीं है कि उसमें एलेलिक अरेंजमेंट क्या है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलेलिक अरेंजमेंट कैपिटल टी है टॉल के लिए, या फिर एलेलिक अरेंजमेंट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। अगर यहाँ पे हमने उसको टॉल बोल दिया है, दैट्स इट। फिर चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, एलेलिक अरेंजमेंट को अगर देख रहे हैं यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जिन बच्चों को क्लियर नहीं भी हुआ है तो ये वाला जो हमारे पास बना है यहाँ पे, दिस वन टी 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 टी, 10th क्लास में हमने सिर्फ ये बॉक्स किया था, जीनोटाइप का कुछ खास लेना देना नहीं था। मैं अब भी जोर इसीलिए डाल रही हूँ इन टर्म्स पे, क्योंकि ये टर्म्स जो है, इन टर्म्स पे ऐसा कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं आने वाला। एक नंबर में वैसे ही कुछ पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए कि हाँ जी एलील क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, एज सच क्वेश्चन नहीं आना। बट पूरे चैप्टर में ये टर्म्स यूज होनी है, एटलीस्ट आपको क्लियर तो हो पहले से कि भाई जीनोटाइप है क्या, फिनोटाइप है क्या। एलेलिक अरेंजमेंट को अगर आप देख रहे हैं तो आप जीनोटाइप देख रहे हैं, ओवरऑल बात देख रहे हैं, टर्म यूज कर दी कि दीज आर टॉल एंड दिस इज ड्वार्फ। क्लियर हो जाएगा। और डोमिनेट रिसेसिव भी बता चुकी हूँ, जो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस कर सकता है डोमिनेट, अदरवाइज वो क्या होगा, रिसेसिव होगा। चलो उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं शो करूंगी डोमिनेट, ठीक है। इसमें क्या बात करेंगे, देखो मैं ना ये कह देती हूँ कि डोमिनेंट और रिसेसिव को ना इकट्ठा बता देते हैं, क्योंकि अलग अलग से इसकी कुछ डेफिनेशन तो नहीं बनती। डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर लिख देती हूँ। क्या होगा, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन if one character is able to express itself, जैसे कि ये था एक, ये तो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कैपिटल टी से, मतलब दिस इज डोमिनेंट, दिस इज रिसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया फिनोटाइप पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये तो टॉल है। भाई देख लो हाइब्रिड भी तो है, तो टॉल अकेला क्यों आया, हाइब्रिड के साथ मतलब इसकी के साथ तो नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी नहीं हो रही क्योंकि वो रिसेसिव है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के एबल ही नहीं है। आजकल का जमाना है भाई, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं उसकी कौन सुनता है ना, ऐसा होता है ना। तो उसी तरीके से कि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, मैं यहाँ क्या लिखूंगी, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन वन फैक्टर is able to express itself, it is called as, इसको क्या बोलेंगे, it is called as dominant factor। क्या बोलेंगे इसको, dominant factor बोलेंगे, ठीक है। while other factor is not able to express itself, दूसरा फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करने के एबल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज रिसेसिव फैक्टर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने जो बातें बोली वही ही डेफिनेशन है। जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है वो डोमिनेंट होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो रिसेसिव होता है। क्लियर है। जीनोटाइप, फिनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस एंड एलील्स। कितनी टर्म्स हो गई, 2, 4, फिर
एक 6 और एक 7 टर्म्स करेंगे हमने, ठीक है। मैं आगे बताऊंगी आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, एक बता देती हूँ और एक मैं आपको प्यूनेट सीक्वेंस भी बता देती हूँ, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको इरेज करती हूँ। हाँ जी, देखो नेक्स्ट मैं बता रही हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर हम क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर को उठा रहे हैं, इफ सिंगल कैरेक्टर, पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, ठीक है बच्चों। इफ सिंगल कैरेक्टर इज टेकन ड्यूरिंग द क्रॉस, उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे कि हमने कैरेक्टर कौन सा उठाया, टॉल, मैं सीधा लिख देती हूँ, टॉल और ड्वार्फ। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे 2 वर्ड लिखे और ऊपर लिखा है सिंगल कैरेक्टर। अरे भाई, कैरेक्टर तो एक ही था ना। जब हमने मेंडल के कैरेक्टर्स के बारे में कल बात की थी, उसमें एक ही कैरेक्टर आ रहा था, ये स्टेम की हाइट, जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था उसकी ट्रेट्स में, टॉल, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या था, ड्वार्फ। लेकिन मेन कैरेक्टर तो एक ही था ना कि स्टेम की हाइट या तो टॉल हो सकती है या ड्वार्फ हो सकती है। कैरेक्टर तो एक ही है, हाइट या तो वो बड़ी है या छोटी है ना। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को उठा के पूरी की पूरी क्रॉस कर देते हैं, तो उस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इसी तरीके से जो आपने 10th में क्रॉस पढ़ी थी ना, ये वाली, दिस इज राउंड येलो, दिस इज रिंकल्ड ग्रीन, इससे ये RY चल रहा था, है ना। तो इसमें कौन से कैरेक्टर आ गए, एक तो आ गया ये राउंड रिंकल्ड वाला, राउंड रिंकल कैरेक्टर आ गया, ठीक है। एक आ गया येलो और ग्रीन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये कौन सा कैरेक्टर था, सीड की शेप वाला, सीड शेप के कैरेक्टर था ना ये, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। और ये कौन सा था, सीड का कलर वाला, 2 कैरेक्टर आ गए। तो इसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है, अगर यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रही है तो 2 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। आई डोंट थिंक मुझे इसकी लिखने की जरूरत है, लिख लेंगे अपने आप से। इफ 2 कैरेक्टर्स आर इज टेकन ड्यूरिंग क्रॉस, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोल रही है। जैसे कि सीड शेप और सीड के कलर को एक साथ उठा लिया एक क्रॉस में, दिस इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सी बातें हो रही हैं, बहुत सिंपल सी बातें हो रही हैं। अभी तक तो मैं बोल रही हूँ कि इस चैप्टर का ना, मैं मतलब आपको क्या बताऊँ कि ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ, ऐसा भी लगा लो कि एक वो प्रोमो आते हैं ना जो पहले, बस वही है कि हाँ जी ये इंट्रोडक्शन सी चल रही है। कल का लेक्चर भी इंट्रोडक्शन पे था, आज का लेक्चर भी इंट्रोडक्शन पे है। शायद मैं कल आपको बताऊंगी ये किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता है ना। ये जो आपको लगे कि भाई क्या है क्या नहीं है, अभी तक तो शुरू ही नहीं हुआ, सच में बता रही हूँ। एक लास्ट टर्म जो मैं आज एक और एक्सप्लेन करूँगी, सिर्फ एक ही टर्म और एक्सप्लेन करने वाली हूँ, दैट इज प्यूनेट सीक्वेंस, ठीक है। बस एक ही टर्म और बताऊँगी, अगर जो कई बच्चों को ज़्यादा भी लग रहा है या कम लग रहा है। मैंने आपको कल की क्लास में ही बताया कि ये चैप्टर जो है वो मुश्किल है और इस पे क्या बन जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो कि पूरी बायो में, पूरी बायो में वैसे अगर हम काउंट करें टोटल 38 चैप्टर्स बनते हैं ना, 22 + 16, सिर्फ एक इकलौता चैप्टर ऐसा जिसमें से न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल है, ये करने लगो तो हो जाता है, ध्यान से सुनो समझो तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में लिटिल बिट मुश्किल है, बट अगर ध्यान से करेंगे तो नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं इसको बहुत थोड़ा पोर्शन लेके आगे चलूँगी। बहुत टाइम पड़ा है अभी तो हमारे पास, कितना टाइम है ना, मैं ये लेक्चर अभी बहुत जल्दी रिकॉर्ड करूँ, मुझे नहीं पता आपके पास ये कब जाने वाला है। ये अभी तो हमारे पास ये लगा लो कि 4 मंथ्स और पड़े हुए हैं, ठीक है। मैं प्यूनेट सीक्वेंस के बारे में आपको क्या बताऊंगी, जैसे जो क्रॉस होती है अगर उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फॉर्म किया जाता है, मतलब उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको प्यूनेट सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर है? तो मैं इसमें क्या लिखूंगी कि इट इज अ
रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए जेनेटिक क्रॉस by which we can calculate the all possible genotypes। ठीक है, जितने भी जीनोटाइप्स होंगे हम उसी में से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, पूरी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें एक साइंटिस्ट भी आ जाते हैं जिसका नाम क्या होता है, रेजिनाल्ड सी प्यूनेट नाम होता है। उन्हीं के नाम पे ही मैं यहाँ लिख देती हूँ, रेजिनाल्ड सी प्यूनेट। इन्होंने ही ये डिस्कवर किया था कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, एक ग्राफ बनाओ, उसी से ही उसी सारे जीनोटाइप को कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने टॉल हैं, कितने ड्वार्फ हैं, कितने हाइब्रिड हैं। उन्होंने ग्राफ फॉर्म बताई थी, इसीलिए उस पूरे रिप्रेजेंटेशन का नाम ही प्यूनेट सीक्वेंस पड़ गया था। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे ही डाल दिया था कि अच्छा इसने कहा था, चलो इसी के नाम पे कर दिया गया है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। दिस इज द इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें मैंने बहुत सारी टर्म्स जैसे कि एलिस, होमोजाइगस, जिसमें एलिस दोनों सेम होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, डिफरेंट होगी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, मतलब कि दिस इज होमोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस, दिस इज हेटेरोजाइगस, दिस इज, अगर ये हाइब्रिड है तो ये क्या है, अगर ये हाइब्रिड है तो मतलब ये क्या है, जीनोटाइप है। और अगर ये टॉल है तो मतलब ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। ये बात तो क्लियर हो गई है ना। और उस बेस पे हम क्या देख रहे हैं कि दिस इज फिनोटाइप। सिर्फ एक कैरेक्टर को ले रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दो कैरेक्टर एक साथ लिए हुए हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो प्यूनेट सीक्वेंस। क्लियर है, हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करती हूँ। एंड यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना। कल मैं 2 क्रॉसेज और पढ़ाऊंगी, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस, जिसमें थोड़ी सी क्रॉसेज आ जाएंगी, कहीं ना कहीं इससे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये ट्रेलर है। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ कि ट्रेलर भी नहीं आया वो आपको कल दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।